अस्सलाम वालेकुम। गैरी डेसलर की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक का 12 एडिशन है ये, और हम इसका चैप्टर 4 पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग आउटकम्स आ जाते हैं। हम इसमें क्या क्या सीखेंगे? हम जॉब एनालिसिस के बारे में सीखेंगे कि ये क्या होता है, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, और एटलीस्ट 3 मेथड हम सीखेंगे जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के। वो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, इंटरव्यूज़ के, क्वेश्चनर के, ऑब्जर्वेशन के। इसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है, और सिंपली एट द एंड हम वर्क एम्पावर वर्ड के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे कि जॉब एनालिसिस का इसमें किस तरह से एक पार्ट हो सकता है। सो करंटली वी आर हेयर। इसमें हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं ये क्या है। जॉब एनालिसिस क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। आपको कहा जाता है कि आपने एक पोजीशन खाली हुई है जॉब की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको इसकी काम दिया गया कि आपने ये पोजीशन फिल करनी है, आपने कोई बंदा हायर करना है इस जगह के लिए। तो आप बेसिक हमारे जहन में क्या आएगा, हमने उसके लिए इश्तिहार देना है, बंदा ढूंढना है कि ये जगह खाली है, तुम आके नौकरी करो। तो आप फॉर एग्जांपल एचआर डिपार्टमेंट के पर्सन हो और मार्केटिंग के सेक्शन में एक जॉब वेकेंट है। आपको कोई आइडिया नहीं है कि मार्केटिंग के लिए मुझे कैसा बंदा हायर करना चाहिए, उसकी क्या स्किल सेट हो, उसको कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, तो आपको कोई आइडिया नहीं है। तो जॉब एनालिसिस इस चीज़ का नाम है कि आप पहले मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट में जाके आप वहाँ रिसर्च करो कि अच्छा ये वाली पोजीशन खाली है, अच्छा इसके लिए हमें किस तरह की स्किल्स वाला बंदा चाहिए। ओके, आप वहाँ पे प्रॉपर देखते हो, लोगों से पूछते हो, डिफरेंट के मेथड होते हैं, आप किस तरह से जॉब एनालाइज करते हो, वो मेथड्स आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप जिस तरह से भी, जिस मेथड के थ्रू भी रिसर्च करते हो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि इस पोजीशन में कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, वो बेसिकली जॉब एनालिसिस कहलाती है। तो यहाँ पे कहा गया कि वो प्रोसीजर जिसके थ्रू आप डिटरमाइन करो कि आपको कौन सी ड्यूटीज और स्किल्स रिक्वायर्ड हैं एक जॉब के लिए, और किस तरह का बंदा उन चीज़ों को कर सकता है, इस तमाम इन्फॉर्मेशन को गैदर करने को कहते हैं जॉब एनालिसिस। अब आ जाती है नेक्स्ट चीज़ें। जॉब एनालिसिस में हम जितनी भी ये काम करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं, ये हम किस लिए फाइंड करते हैं, ताकि हम इश्तिहार के अंदर, अपने ऐड के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन लिख सकें और जॉब स्पेसिफिकेशन लिख सकें। उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं हम जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए, जो कि हमें जॉब एनालिसिस से हासिल होती है। ओके, सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन समझते हैं कि ये क्या होता है। बेसिकली एक लिस्ट होती है जो कि बताती है कि इस जॉब में क्या करना है हमने और किस तरह से करना है, वो एक लिस्ट होती है। जैसे कि उसमें आपकी जॉब्स की ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाएगा, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पोजीशन के ऊपर, वो आप देखेंगे। किसको आपने रिपोर्ट करना है, जैसे कि आपका हेड कौन होगा और आपकी हायरार्की वगैरह, वो आपको पता चलेगी। वर्किंग कंडीशंस क्या है, आपने कितने आवर्स काम करना है, किस तरह की एनवायरनमेंट में काम करना है, कंपनसेशन और सारी चीज़ें। उसके अलावा और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो सारी आप बेसिकली एक चीज़ देखते हो। ये प्रोडक्ट किस चीज़ की है, ये जो आप जॉब एनालिसिस करते हो ना, इन्फॉर्मेशन जो आप गैदर करते हो, उसके बाद आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन की वजह से। फिर सेकंड चीज़ जो हमें मिलती है जॉब एनालिसिस की गैदर की हुई इन्फॉर्मेशन की वजह से, वो है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? ये बेसिकली आपको बताती है कि आपको किस तरह का बंदा चाहिए, किस तरह का इंसान चाहिए इस जॉब को करने के लिए। क्योंकि कुछ जॉब्स इतनी टफ होती है कि उसमें आपको स्पेशली लोगों की हेल्थ इश्यूज को देख के, जैसे मिलिट्री की जॉब फॉर एग्जांपल हो गई, तो उसमें आपको एक स्पेशल आपके पास एक सेट होता है कि ये चीज़ें हमने देखनी है, पर्सनैलिटी देखनी है और वगैरह वगैरह, एजुकेशन वगैरह। तो चलिए नॉर्मल चीज़ रख लेते हैं। हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या किया, सारी इन्फॉर्मेशन जॉब के मतलब लिख के रख ली। अब जॉब स्पेसिफिकेशन में हम वो इन्फॉर्मेशन बताएंगे जो हमें चाहिए उस इंसान में, जो कि इन कामों को आके करेगा। जैसे कि अभी इश्तिहार कोई आता है, उसमें कहा जाता है कि हमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, उसने ये हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, एंट्रीज करनी है, क्लरिकल वर्क है। ओके, ये मैंने जैसे रफली सा बताया है, इससे ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है। ओके, तो इसके साथ आगे बताया जाएगा जॉब स्पेसिफिकेशन के हेडर लेके कि हमें किस तरह का बंदा चाहिए जिसके पास 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, उसने 12 जमातें पढ़ी हों। ये तमाम चीज़ें जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाती हैं। तो आपने किस तरह के लोगों को हायर करना है, उन लोगों को आइडेंटिफाई आप जॉब स्पेसिफिकेशन में कर देंगे, और जॉब क्या है आपकी, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन में आप बता देंगे। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हम जॉब एनालिसिस से गैदर करते हैं। अब हम जॉब एनालिसिस के ऊपर डिटेल में देखते हैं सबसे पहले कि हम इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं वो किन किन तरह की करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वर्क एक्टिविटीज।
वर्क एक्टिविटीज़ बेसिकली आपकी वो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं जो उस पोज़ीशन पे मौजूद या आने वाले बंदे ने करनी होती हैं। जैसे कि अगर क्लीनिंग की जॉब है, सफाई की, टीचिंग की जॉब है या पेंटिंग की जॉब है, तो बताते हैं कि ये आपने जॉब किस तरह करनी है, क्यों करनी है और कब करनी है। तो प्रॉपर्ली उस वर्कर ने किस तरह से हर एक एक्टिविटी को परफ़ॉर्म करना है, वो आप चेक करते हैं और लिख लेते हैं इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। देन हमारे पास आ जाता है ह्यूमन बिहेवियर्स। ह्यूमन बिहेवियर्स बेसिकली आप ये चेक करते हैं कि हमें उस इंसान की क्या खसूसियात होनी चाहिए जो इस जॉब पे आके काम करेगा। वो पोजीशन क्या हमारे से रिक्वायर करती है कि ये इस तरह की पर्सन की यहाँ पे पोस्टिंग हो। तो बेसिकली इसमें आप देखते हैं कि उस बंदे की बोलचाल, फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग के एरिया है, उसने सेल्स पर्सन का काम करना है, तो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। या फिर उसने कोई और इस तरह का मैनेजर आप हायर कर रहे हैं, तो उसने अपने सबऑर्डिनेट्स अपने अंडर जितने भी हैं उसके, उसको हैंडल करना है, तो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए, मैनेजिंग स्किल्स। ऐसी चीज़ें इसमें वो होती हैं जो कि आपके पास एक्चुअली एजुकेशनल वो चीज़ नहीं लिखी होती, लेकिन कि आपके पास डिग्री नहीं है कि मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स है। वैसे होती हैं लोगों के पास, पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज़ ही होते हैं वगैरह-वगैरह, लेकिन आप वैसे एक इंटरव्यू के ज़रिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मेथड है ये आपका चेक करने का, तो उसके थ्रू आप ये पता चला लेते हैं कि अच्छा कि इस बंदे के अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल है, डिसीजन पावर है, उसको कुछ एक्टिविटी इस तरह परफ़ॉर्म करने को देते हैं उसी वक़्त इंटरव्यू के वक़्त, और फिर चेक करते हैं अच्छा इस पर ये एक्टिविटी करने की डिसीजन पावर है, तो इसको हम हायर कर लेते हैं। तो इसीलिए हम ह्यूमन बिहेवियर चेक करते हैं जॉब एनालिसिस के वक़्त, ताकि बाद में जब हम हायरिंग कर रहे हों इंटरव्यू के लिए, तो हमें पता हो कि इस पोज़ीशन पे क्या इस तरह की ह्यूमन बिहेवियर की ज़रूरत है भी कि नहीं है। तो और ह्यूमन बिहेवियर जैसे कि डिसीजन पावर अभी बताया, उसके अलावा वो राइटिंग उसकी स्किल्स हो उसके पास, या फिर लिफ्टिंग वेट उसके पास हो, जैसे कि मज़दूरों वाले काम या फिर इस तरह के काम होते हैं तो उनके लिए, या फिर वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज़ उसके पास ज़्यादा चलने की एंड्योरेंस पावर हो, डिफरेंट डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द जॉब। फिर आ जाता है हमारे पास मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड वर्क एड्स। इसके अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई डेटा एंट्री का बंदा रखना है, हायर करना है, तो उसे वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना भी आता है कि नहीं, या फिर हमें ऑलरेडी उसको ट्रेन करना पड़ेगा या नहीं। तो वो आप बेसिकली चेक करते हैं कि हमारे पास जो मशीन यूज़ हो रही है उस पोजीशन के ऊपर, या फिर कोई टूल या इक्विपमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ हो रही है, तो आप वो देख लेते हैं कि ये वाली नॉलेज हमें यहाँ रिक्वायर्ड है। जॉब एनालिसिस में ये इन्फॉर्मेशन भी अपने पास लिख लेते हैं कि इस पोजीशन के लिए इस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। देन आ जाता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इसमें हम देखते हैं कि हमें जो पोजीशन जिस पे बंदा हायर करना है उस पोजीशन में क्वालिटी काम की हाई है या लो है, यानी कि जैसे कोई तरह का स्टैंडर्ड है कि यहाँ पे इस हद तक अच्छा काम हो सकता है तो उसे अप्रेजल मिलेगा या कुछ, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ होते हैं कि आप कितनी हद तक अच्छा अपना काम कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आप यहाँ पे देख लेंगे। जॉब कॉन्टेक्स्ट, अच्छा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स में एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि हमें कितना हाई क्वालिटी वर्क रिक्वायर्ड है इस पोजीशन के लिए। आप बेसिकली वो लेवल नोट करते हैं, यानी कि जैसे होता है ना क्विज होता है कि आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लगा, मॉडरेट लगा या डिफिकल्ट लगा या मोस्ट डिफिकल्ट लगा, तो इस तरह से यहाँ अपने पास आप क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से कर लेते हैं कि जॉब परफॉर्मेंस हमें कितनी हाई क्वालिटी चाहिए, मॉडरेट भी चलेगा, सही है, ओके। तो वो आप पोजीशन के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये क्रिटिकल जॉब है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है या फिर उस तरह की बात है कि आपको हाई क्वालिटी वर्क रिक्वायर है यहाँ पे। देन दोबारा से जॉब कॉन्टेक्ट देख लेते हैं। जॉब कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, इसको आप उर्दू में कह सकते हैं सियाको सुबाह। किसी बात का आप आपकी बात बताते हो उसका रूडो यानी उसकी बैकग्राउंड क्या थी, या फिर उस बात का सियाको सुबाह क्या था, यानी उसकी कंडीशंस क्या थी, या फिर ऐसी बातें जो करती हैं, जैसे कि सर्कमस्टेंसेस क्या थे, आपके सराउंडिंग्स क्या थी, फैक्टर्स क्या थे। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझिए आप। उस जॉब के बारे में हम कहते हैं कि ऐसी क्या सराउंडिंग है वहाँ पे, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, जहाँ पे वो जॉब एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे पोजीशन वो एम्प्टी है। जैसे कि वहाँ पे अगर किसी बंदे ने काम करना है उस पोजीशन पे, उस जॉब पे, तो उसको कितने आवर्स काम करना होगा, उसका वर्क का शेड्यूल क्या होगा, उससे कोई इंसेंटिव मिलेगा कि नहीं, यानी कि कोई इस तरह की उसको मोटिवेट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा बोनसेस या फिर इस तरह की मनी या फिर कोई भी और बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, जिसको बेसिकली इंसेंटिव्स कहते हैं। जो कि आपकी असली जो आपने काम किया होता है उसकी रकम मिलने के बाद एक एक्स्ट्रा मोटिवेट करने के लिए आपको दी जाती है। तो खैर वर्किंग कंडीशंस वगैरह सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उस जॉब के मतलब, आप वो इसमें नोट डाउन कर लेते हैं अपनी जॉब एनालिसिस के अंदर। ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स,
इसके अंदर बेसिकली वो तमाम चीज़ें हम नोट डाउन करते हैं जो कि आप जिस पर्सन को हायर करना है आपने, उसके पास क्या-क्या एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है? यानी इस पोज़ीशन पे जो बंदा काम करेगा उसके पास कौन-सी वाली एजुकेशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए, कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लाज़मी हो या कोई उसने पहले इतने साल का काम किया हुआ हो या फिर कोई और आपके पास एट्रीब्यूट जो कि फिज़िकल एट्रीब्यूट लाज़मी हो, जैसा कि मिलिट्री के अंदर होता है कि आपका हाइट एक ख़ास लेवल तक होनी चाहिए। सो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स और ह्यूमन बिहेवियर्स के दरमियान कंफ्यूज नहीं होना। ह्यूमन बिहेवियर्स में आपको पता है बिहेवियर क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी वाइज वो उस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आप एंड्योरेंस पावर कितनी चाहिए इस जगह पे काम करने के लिए और उस तरह की डिफरेंट चीज़ें देखते हैं आप कि इतना वजन उठा सकता हो, लॉन्ग डिस्टेंस कर सकता हो, वो ह्यूमन बिहेवियर एक खास हद तक। ह्यूमन रिक्वायरमेंट में क्या है कि ये आपकी जैसे कि कद लंबा होना वो बिहेवियर नहीं है, वो एक आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर आपका एप्टीट्यूड कितना हो, आईक्यू लेवल कितना हो, ये आपकी बिहेवियर में नहीं आता, तो वो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, ये जॉब एनालिसिस हमने कर ली, इसके बहुत सारे इस्तेमाल है। मैंने तो आपको एक इस्तेमाल बताया था कि शायद हमने इश्तिहार देना है तो उसके लिए इसके और भी ह्यूमन रिसोर्स एक्टिव सॉरी ह्यूमन एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, खाली जॉब की हद तक ही नहीं होता। जैसे कि अगर आपने हायर कर लिया एक बंदा तो उसके बाद में उसको आपने अप्रेज़ल्स कैसे देने हैं, उसको अवार्ड्स कैसे देने हैं या फिर आप उसको किस तरह से कन्फर्म करेंगे उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल्स। जैसे कि आप एक दफ़ा तो कर लेंगे बंदा हायर लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस पोस्ट के लिहाज से, तो एचआरएम डिपार्टमेंट जो डीलिंग करता है बाकी एम्प्लॉइज़ को मैनेजमेंट करने की, वो सारी उसके लिए ईज़ी हो जाएगी, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी उस सीट की कि इस जगह पे इस तरह का काम करता हुआ बंदा होना चाहिए, तो आप कंपैरिज़न कर सकते हैं। खैर ये तो एक वैसे ही एग्ज़ाम्पल थी, अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट बेसिकली आप पूल बनाते हैं एक कि आप चाहते हैं कि इस तरह के लोग हमारे एप्लीकेंट्स बने, हमें एप्लीकेशंस भेजें, तो ताकि आप उस पूल में से सिलेक्शन कर लें लोगों की। तो एक रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस समझ आ गया। ये आगे डिटेल में भी बताया हुआ है, फिलहाल तक के लिए इतना ही। उसके बाद कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। तो बेसिकली आप चेक करते हैं कि इस पोजीशन के लिए किस लेवल का बंदा चाहिए ताकि उस लिहाज से आप उसे मुआवजा भी अदा कर सकें, उसकी तमाम स्किल्स का, उसकी एजुकेशनल लेवल का या फिर कोई सेफ्टी हैज़र्ड है, खतरनाक जगह पे काम करें जहाँ पे धमाके का या इस तरह का कोई और नुकसान होने का खतरा है, तो उनको अलाउंसेस इस तरह के देने जो कि उनकी हेल्थ अलाउंसेस यानी इस तरह की डेंजर अलाउंस वगैरह। इसके अलावा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो बहुत ही क्रिटिकल पोस्ट पे लगा हुआ है तो उसको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे ताकि वो वहाँ पे हेरा-फेरी ना करे या फिर सही ज़िम्मेदारी से काम करे, या डिपेंड करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर ज़्यादा है, ज़्यादा काम कर रहा है तो ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। तो इसीलिए ये सारा कुछ जॉब एनालिसिस के थ्रू होता है कलेक्ट, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मुआवजे की रकम को करने के लिए कि इतना मुआवजा इसको देना चाहिए। देन नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल में अंदर अप्रेजल का मतलब समझ लेते हैं। अप्रेजल का मतलब होता है जायजा लेना। आप बेसिकली एवेल्युएट कर रहे होते हैं उस पर्सन की परफॉर्मेंस को कि क्या ये जो हमारी जॉब की पोजीशन है इस पे जो काम ये कर रहा है इन दोनों को मैच करके क्या अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। जैसे कि जो रिक्वायर्ड जॉब की ड्यूटीज हैं और जो सेट स्टैंडर्ड अगर इतनी क्वालिटी का काम करना है वो क्या उस मुताबिक कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए आप परफॉर्मेंस का जायजा लेने के लिए भी इस जॉब एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि इस पोजीशन पे ये जॉब रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके साथ मैच कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस को। देन आ जाता है ट्रेनिंग। अब इसमें आपको ये भी पता चलता है कि कोई इस तरह का हमारे पास स्पेशल टास्क है जिसको परफॉर्म करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है कि नहीं। जैसे कि वो ट्रेनिंग हम ही दे सकते हैं या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बंदा हायर करता है जिसके पास वो स्किल्स नहीं है तो हमें उसे ट्रेनिंग देनी होगी शुरू में जॉब पे लगाने से पहले, या फिर जॉब के दौरान कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी मौजूद है, आप पर काम कर रहा है और आपको आउटपुट प्रोडक्शन की इतनी खास नज़र नहीं आ रही, तो आप फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन एचआरएम के पास होती है कि अच्छा इस जॉब को करने के लिए क्या-क्या लेवल की स्किल होनी चाहिए, तो आप वो मैच करते हैं अपने करंट एम्प्लॉइज़ के साथ कि क्या उनके पास ये स्किल्स हैं, अगर नहीं आती तो फिर आप उनको ट्रेनिंग करने के लिए सेशंस करते हैं उनके, या वर्कशॉप्स में उनको भेजते हैं या करवाते हैं हेल्ड उनके लिए। तो बेसिकली ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए भी कि क्या कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नीड है, ये रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉइज़ के लिए, तो आप इसकी नॉलेज ले सकते हैं जॉब एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन के थ्रू, और उसका इस्तेमाल होता है यहाँ ट्रेनिंग हेल्ड करवाने के लिए या ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि नहीं उसके लिए। देन डिस्कवरिंग अनअसाइन्ड ड्यूटीज़। इसमें बेसिकली हम सबसे पहले लफ्ज़ ये जो भी वर्ड है इसका मतलब समझ लेते हैं। डिस्कवरिंग अनअसाइन्ड ड्यूटीज़ का मतलब है कि क्या कोई ऐसी ड्यूटी है
जो किसी को असाइन नहीं की गई, इस बात को आप फाइंड आउट करते हैं, इस बात को आप डिस्कवर करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक प्रोडक्शन मैनेजर है कंपनी का और वो कहता है कि हर एक एम्प्लॉई इधर एक एम्प्लॉई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है 2 ड्यूटीज करने के लिए। सॉरी, हर एक नहीं, हर एक एम्प्लॉई रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे 2 ड्यूटियाँ करने के लिए, जैसे कि प्रोडक्शन शेड्यूलिंग का एक ड्यूटी, दूसरी रॉ मटेरियल की परचेजिंग की दूसरी ड्यूटी। ठीक हो गया। लेकिन अब हम इसमें जब जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन करते हैं तो इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि जो बातें पोजीशन पे करने वाले बंदे को करनी चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा, और ऐसे काम पता चल जाते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने देखा प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के अंदर जाके वहाँ पे भी ये पर्सन काम कर रहा है, रॉ मटेरियल परचेजिंग में भी जाके देखा पर्सन काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। लेकिन जब हमने देखा कि क्या कोई मैनेज भी कर रहा है इन इन्वेंट्रीज को जो कि रॉ मटेरियल की हैं, वहाँ देखा तो कोई भी नहीं था। तो इस तरह हमें पता चल गया कि कोई ऐसी ड्यूटी रहती है कंपनी के अंदर जो कि किसी को असाइन नहीं की गई, तो डिस्कवर हो गई अनअसाइंड ड्यूटीज। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कोई ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं है ड्यूटी का जो कि अभी तक कोई करता ही नहीं है, उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है या फिर हमारी एफिशिएंसी मुतासिर हो रही है। देन आ जाता है ईईओ कंप्लायंस। ईईओ क्या होता है बेसिकली? ये स्टैंड करता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्लाइंट का मतलब है कि वो ओबे कर रहा है, इतना उसके मुताबिक चल रहा है कि नहीं, तो कि उसके मुताबिक चल रहा है कि नहीं। तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होता है, सबसे पहले इसको डिटेल में देख लेते हैं। बेसिकली हम ये देखते हैं कि कोई भी कंपनी किसी भी अवाम के साथ अगर कोई वो दे रही है कोई भी इश्तिहार वगैरह, या फिर उसके पास कोई ऑलरेडी एक एम्प्लॉय काम करता है, तो वो उसको सिर्फ उसकी ज़ात, नस्ल, रंग या रिलीजन की बेस पे उसको आउट नहीं कर सकता अपनी कंपनी से। या फिर फॉर एग्जांपल अगर वो इंटरव्यू ले रहा है तो अब उससे पता चलता है उसका रंग काला है, तो वो उसको इंटरव्यू ही नहीं लेता, या फिर उसको इस बात की बेस पे डिक्लाइन कर देता है कि तुम्हें मैं नहीं रखूंगा। क्योंकि बहुत सारी अच्छी कंपनीज जब वो रिजेक्ट करती हैं इंटरव्यू के बाद, जब अपनी जो एप्लीकेंट्स को, तो वो उनको साथ रीजन भी बताती हैं। ये गुड गेस्चर है, सॉरी, एक गुड गेस्चर है एक कंपनी की तरफ से, और एक कंपनी की भी साख को बेहतर बनाता है, और आपकी नेक्स्ट टाइम बेटर ये हो सकता है कि वो एम्प्लॉय अपने आप को बेटर करके आपके लिए दोबारा अप्लाई कर दे नेक्स्ट ईयर जब एप्लीकेंट्स के लिए पोजीशंस अवेलेबल हों। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सबको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो। लॉ है ये एक कि अमेरिकन, ये देखिए जैसे बुक में एग्जांपल दी हुई है कि अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये एक लॉ पास हुआ हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लरिकल काम है, आपने डेटा एंट्री करवानी है, तो अगर उस पर्सन का पाँव टूटा हुआ है, ये स्टिक से चलता है, तो उस बात का डेटा एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप इस तरह से हर डिस्क्रिमिनेशन ऐड कर दें, तो इसलिए आप वो सारी इन्फॉर्मेशन जब गैदर कर रहे होते हैं जॉब एनालिसिस के थ्रू, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे मुझे किस किस तरह की जॉब ड्यूटीज परफॉर्म करने वाला पर्सन चाहिए। तो ये क्लियर हो जाता है कि आप किसी भी तरीके से इक्वल एम्प्लॉयमेंट लॉ के खिलाफ तो नहीं जा रहे। अगर जा रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर सबूत है कि अच्छा ये पोजीशन है, इस पे काम करने के लिए मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो चलता फिरता, उसका पाँव डैमेज ना हो। फॉर एग्जांपल हैवी वेट लिफ्टिंग का काम है, तो वो एक डिसेबल्ड पर्सन उस तरह से नहीं कर सकेगा। तो इसलिए आपके पास एक तो प्रूव भी हो जाता है, और सेकेंडली आपके पास कंफर्मेशन भी हो जाती है, क्योंकि आपकी फिर जो ऑर्गेनाइजेशन अगर आप इस तरह का कोई काम कर देते हैं, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं, तो क्या होता है कि आपको फिर लॉ सूट भी फाइल कर दिया जा सकता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप अपनी कंट्री के लॉ के साथ चलें। देन नेक्स्ट, ओके, तो हम ये डायग्राम देखते हैं। इसमें पिछली डायग्राम के मुताबिक ही चीज़ें लिखी हुई एक नई तरह से ज़रा जस्ट। तो जॉब एनालिसिस बताया गया है हमारे पास, इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन बन जाती है, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के प्रोसेस के दौरान, परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान, और इसी तरह जो बाकी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है और जो पीछे वाले में थी, बल्कि 2 चीज़ें हैं जो नहीं है, तो ये इसलिए 2 डायग्राम डाली गई हैं स्लाइड बनाने वालों ने। खैर चलें, ये हम चीज़ें पढ़ ली, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अब हमारे पास स्टेप्स क्या हैं जॉब एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन किस तरह से इस्तेमाल करनी है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि आपने इन्फॉर्मेशन जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करनी है, आपको उस तरह के मेथड्स को यूज़ करके लोगों से सवालात करने होंगे, एम्प्लॉइज़ से जो उस पोजीशन की सिमिलर पोजीशन पे काम करते हैं, या फिर उस पोजीशन का जो हेड है या उसका कोई सब ऑर्डिनेट है। तो आप उनसे उस तरह के मेथड्स के थ्रू, आप क्वेश्चनियर के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू पूछेंगे कि आपको क्या यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ता है, जॉब की इंफॉर्मेशन, सारा डेटा जो आपको जॉब एनालिसिस की हमें देखा चाहिए होता है।
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा हुआ है कि इंटरव्यू अगर आप किसी एम्प्लॉई को करते हैं अपने डेटा एनालिसिस के लिए, जॉब एनालिसिस के लिए, तो वो आपके लिए बेटर होगा जॉब डिस्क्रिप्शन, जब आपने सिर्फ और सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आप कर रहे हैं। लेकिन आप दूसरी टेक्निक्स भी यूज़ करेंगे, आपको जब जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ साथ इस डेटा को आपने उसको मुआवजा कितना देना चाहिए, आपने वो भी डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल आप सब चीज़ों के इस्तेमाल में लाना चाहते हैं जॉब एनालिसिस को, जैसे कि हमने ये देखा पीछे कि हमारे पास इसके यूजेस क्या-क्या हैं, तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, वो सबके लिहाज से डेटा कलेक्ट करना चाहिए, यानी कि अभी उनकी पोजीशन वेकेंट है, उनको एक एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पहले इतनी देर लगाएं जॉब एनालिसिस के लिए, तो हर एक चीज़ वो परफॉर्म नहीं करते फिलहाल, वो वही करते हैं, या फिर फॉर द टाइम बीइंग जब तक के लिए उन्हें दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो बेसिक चंद चीज़ों की कर लेंगे, जिस तरह के ऑब्वियस सी बात है, ट्रेनिंग वो अगर देती, ऑफर ही नहीं करती ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को, वो चाहती है पहले से ही हमें ट्रेन पर्सन मिले, स्किलफुल पर्सन मिले, जैसे कि बहुत सी जगहों पे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मालियों को कोई थोड़ी ना स्पेशल ट्रेनिंग करवाएगा पहले कि जैसे तुमने घास कैसे काटनी है, तो पहले से वो कहते हैं इनके पास एक्सपीरियंस हो, इतने साल उन्होंने माली वाला का काम किया वगैरह वगैरह। खैर, ये तो मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, आप इसको मैच कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट के लिए वो खाली देखेगी कि अच्छा इंटरव्यू के जरिए मैं डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, कंपनसेशन के लिए उसको थोड़ा बहुत चाहिए होगा कि वो क्वेश्चनर के ज़रिए डिस्क्राइब कर सके लोगों से कि अच्छा ये लेवल, एक लेवल से लेकर इतने लेवल तक क्वालिटी का लेवल हाई है, लो है, इस तरह से एम्प्लॉय से फिल करवा सके या खुद पूछ सके, और उनसे वो साथ-साथ फिल करता जाए, टिक करता जाए। डिपेंड करता है हर एक नीड पे कि आपने उस हासिल की हुई इन्फॉर्मेशन को किस लिए यूज़ करना है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कि आपने डिसाइड करना है इन्फॉर्मेशन को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि आप उसी मेथड को यूज़ कर सकें। देन सेकंड, आप रेलेवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई ऑलरेडी किसी ने पिछली दफ़ा इश्तिहार दिया था, लेकिन आपको अच्छे एम्प्लॉइज़ आपको एप्लीकेंट्स की इतनी तादाद नहीं है, आपके पास एप्लीकेशंस नहीं आई उस इश्तिहार के ऊपर लोगों की, तो आप चेक करते हैं कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के अंदर कि ऑलरेडी पहले कोई डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है किसी ने उस पोस्ट के मुतालिक। उसके अलावा आप वर्क फ्लो देखते हैं कि अच्छा ये कौन किसको रिस्पॉन्ड करेगा, कौन किसका हेड है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। इस तरह की डिफरेंट रेलेवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप पहले गैदर कर लेते हैं उसके लिए। देन उसके बाद आप रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं कि हमें इस पोजीशन के ऊपर अपना जॉब एनालिसिस परफॉर्म करना है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपके पास 200 आपको असेंबली वर्कर्स की पोजीशन वैकेंट है, तो आप उन सारे 200 की पोजीशंस पे जाके उनके मुताबिक क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, आप हर एक चीज़ में से 10 सैंपल्स ले लेंगे और 10 पोजीशंस पे जाके इंटरव्यू ले लेंगे। ये बुक के अंदर जैसे एग्जांपल दी हुई है कि अगर बहुत सारे आपके पास तादाद हो पोजीशंस की, तो आप हर एक पोजीशन पे जाके जैसे कि एक सैंपल लेते हैं, हर एक में से टाइम के अकॉर्डिंगली आप पोजीशन को देख लेते हैं कि मुझे इस पोजीशन का जॉब एनालिसिस करना है और इस इसका करना है। देन आप एक्चुअली एनालाइज करते हैं उस जॉब को, जिसमें आप कलेक्ट करते हैं डेटा जॉब की एक्टिविटीज़ के ऊपर, वर्किंग कंडीशंस क्या है, वो ह्यूमन ट्रेड सारा कुछ जो हमने देखा था। इसको आप करते किस तरह से, इसका प्रोसेस भी बुक में थोड़ा सा बताया गया है एग्जांपल के तौर पर कि पहले ओके आपने जॉब एनालाइज करना है, तो आपने उस जॉब को इन्वॉल्व करने वाले जितने भी और पार्टिसिपेंट जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एम्प्लॉय जो उसका हेड है या उसका सबऑर्डिनेट है या फिर उससे सिमिलर किसी पोजीशन में कोई और इंसान है जो कि आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि अच्छा इस पोजीशन पे ये काम करना होता है। तो आप पहले उसे ग्रीट करेंगे, ओके, उसे एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने जॉब एनालिसिस इस तरह से परफॉर्म करना है, मैं आपसे चंद क्वेश्चंस पूछूंगा अगर तो वो इंटरव्यू कर रहा है, तो आपने मुझे इस तरह से जॉब देना है, जॉब के रेलिवेंट, और इस तरह से आपने मुझे फीडबैक देनी है। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स के रोल को वो इसी तरह से बताता है कि इस तरह से जवाब देना है और इतना टाइम होगा, या फिर इस तरह 15 मिनट हर एम्प्लॉय के ऊपर लगाता है, और एक एग्रीमेंट एट दी एंड वो उनसे ले लेता है कि अच्छा ये जो मैंने समरी लिखी है तुमसे इंटरव्यू लेकर, ये वही बात है जो तुम कहना चाहते हो, क्या यही बात करेक्ट है? ओके, फिर ये इसके पास लिखा जाता है। तो इससे उसके पास ब्रॉड एरियाज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे मेजर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारा कुछ वो उसके पास आ जाते हैं, और जैसे कि पोटेंशियल क्लाइंट्स को कॉल करना वगैरह उसकी मेजर ड्यूटी है। आप उससे पहले उसके साथ साथ और डिफरेंट ड्यूटी जो कि उस एरिया के लिए लाजमी है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेरीफाई द जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। ये वही बात है कि जैसे आपके बहुत सारे सब ऑर्डिनेट्स हैं उस पोजीशन के, ठीक है, और हो सकता है कि आपने सब ऑर्डिनेट से इंटरव्यू लेके उनका लिया हो, तो क्योंकि कभी बार आप हेड से नहीं इन्फॉर्मेशन लेते जॉब एनालिसिस या जो भी बात है, तो इसी तरह जब आप कुछ पार्टिसिपेंट से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं उस वर्किंग परफॉर्मेंस के बारे में,
जो इस जॉब के लिए चाहिए। तो उसके बाद आप उसके इमीडिएट सुपरवाइजर जो से डायरेक्टली कनेक्टेड है या कोई और पर्सन, आप उसकी सेकंड इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं ताकि पता चल जाए कि एक्चुअली करेक्ट है और कंप्लीट है, इसमें कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप उनकी एक्सेप्टेंस भी ले लें कि ठीक है आप ये सही है। तो वेरीफाई भी हो गया, ठीक हो गया। 6 हमारे पास ये है कि डेवलप करें आप उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को। अब सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो आपने आपने लिख लेना वो सारी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो जो पॉइंट्स आपने देने हैं एड्स के अंदर, जो आपने सोचा हुआ है उस लिहाज से आपने लिख लेना और सारा कुछ फिर आप प्रॉपर डेवलप कर लेते हैं फिर जब सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है। देन आ जाती है नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है प्रोसेस चार्ट की। इस प्रोसेस चार्ट के अंदर आप एक वर्क फ्लो डिज़ाइन कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ से इस पोजीशन के ऊपर लोग के ऑर्डर आएंगे, इनपुट आएगी, ऑर्डर आएंगे और उसके ऊपर काम करके प्रोसेसिंग करके इस पोजीशन ने यहाँ आउटपुट दे देनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल क्लर्क की जॉब है, ठीक है। ये जॉब अंडर स्टडी है जो हमने जॉब एनालिसिस के लिए कर रहे हैं। इसको इन्फॉर्मेशन ऑर्डर्स आ सकते हैं प्लांट मैनेजर की तरफ से और जो सप्लायर है उसने इसको कंपोनेंट देने हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है कि ये इन तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर रिव्यू करके उनको चेक करके प्लांट मैनेजर को रिस्पॉन्ड करेगा इनकी इंफॉर्मेशन उनके कंपोनेंट की क्वालिटी की बेस के ऊपर कि ओके ये कंपोनेंट ठीक हैं या नहीं ठीक, इनमें ये फ्लॉज हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि ये क्वालिटी चेक करते हैं बेसिकली। और इसके साथ साथ वो प्रोडक्ट की क्वालिटी आउटपुट देता है प्लांट मैनेजर को भी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कि उन कंपोनेंट से बनेगी, या फिर जिस तरह से क्वालिटी एश्योरेंस की टीम जिन पे असाइन है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपोनेंट यूज हो रहा है वो एक असेंबलिंग करने के लिए, तो पहले तो वो कंपोनेंट्स की चेक करेगा क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद वो प्रोडक्ट बन गई तो क्या वो काम ठीक कर रही है और उसकी डिफरेंट लिहाज से जो भी उसके क्वालिटी चेक करेगी और फिर उस लिहाज से भी वो फिर इस बात की भी आउटपुट देगी प्रोडक्ट की भी और कंपोनेंट की क्वालिटी की भी। तो ये प्रॉपर वर्क फ्लो आप एग्जांपल दी हुई है इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं। देन कौन-कौन से मेथड्स होते हैं कि हम जॉब एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। जैसे कि बात की इंटरव्यूज़ की, क्वेश्चनर्स की, ऑब्जर्वेशंस, डायरीज़, लॉग्स, ये सारे हमने वैसे सर से भी पढ़े थे, आपको याद हो। और हम वैसे भी नॉर्मली इसको जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं ओवरव्यू क्या है इसके अंदर। नाउ हम इंटरव्यूइंग गाइडलाइंस को देख लेते हैं। जॉब एनालिस्ट कौन होता है जो कि जॉब एनालिसिस परफॉर्म करता है। जैसे कि आपको अगर कहा जाए कि इस पोजीशन को फिल करना है तो आप जो उसको प्रोसेस कर रहे होंगे, आप जॉब एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होंगे, आपको जॉब एनालिस्ट कहा जाएगा। सुपरवाइजर उस डिपार्टमेंट का जिस डिपार्टमेंट की आपने पोजीशन फिल अप करनी है उनसे आप मिल के इकट्ठे काम करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे कौन से वर्कर्स हो सकते हैं जो कि इस वैकेंट पोजीशन की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से जान सकते हैं। उससे सिमिलर वर्कर्स या फिर उसके सबऑर्डिनेट्स या फिर उसका हेड जो उसका डायरेक्ट उसके ऑर्डर वो लेता है, वो पोजीशन वाला बंदा जो भी वैकेंट है, तो आप उनसे उनके बारे में आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा इस काम में सबसे बेहतर कौन जानता है। आपने फिर पर्सन कर लिया। अब वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपकी डिसीजन के ऊपर। तो इंटरव्यू भी आप उनके साथ इंटरव्यू लेंगे सबसे पहले और जिस पर्सन को आप सिलेक्ट करोगे मैंने इस इन्फॉर्मेशन लेनी है उसको इंटरव्यू भी कहा जाएगा। अगर आप इंटरव्यू के मैसेज जैसे हम पढ़ रहे हैं उसके थ्रू कर रहे हैं तो रैपिड मतलब रिलेशनशिप, एक मेल जो आप उसके साथ थोड़ी हम-आहंगी पैदा कर लेते हैं, उसे थोड़ा-सा आइडिया दे देते हैं, ओके वी आर हम इस तरह से करेंगे। इंटरव्यू लेने की प्रॉपर प्रोसीजर बताते हैं, थोड़ी-सी बातचीत करते हैं ताकि वो कॉन्शियस लेवल थोड़ा उसका कॉन्फिडेंट हो जाए वो आपके साथ और थोड़ा बात करने की हद तक करें, क्योंकि आपको इंटरव्यू लेते वक़्त कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो कि कन्फ्यूज़ हो और आपसे डर-डर के इसका क्वेश्चन आंसर कर रहा हो, अगर आप उसे बताएँगे नहीं या फिर अपने कॉन्फिडेंट लेवल में नहीं लेकर आएँगे। सो कॉन्फिडेंस लेवल में लाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि आपके पास इंटरव्यू जब भी कोई आपका ले रहा होता है, आपने देखा होगा कहीं भी ये सीन कि जो बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है उसके पास एक फाइल सी होती है, डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें वो चेक्स लगाता जाता है। आपका इंटरनल होता है वाइवा एफआईपी का या फिर किसी भी और चीज़ का, जब आपका प्रोजेक्ट वाइवाज हो रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि वो निशानी लगाते जाते हैं, वो कोड वर्ड में या किसी भी तरह टिक या किसी तरह शॉर्ट इस तरह से वो उनके बेसिकली होते हैं। इस तरह का उनकी चेक लिस्ट होती है, एक स्ट्रक्चर गाइड होती है उनके लिए पर्सनली, ताकि वो देख सकें कि क्या रिजल्ट्स आए हैं वाइवा के और किसका क्या बन रहा है। तो इंटरव्यू के साथ भी यही होता है, उनके पास एक स्ट्रक्चर गाइड और एक चेक लिस्ट टाइप डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लिस्ट किए होते हैं उन्होंने सारे क्वेश्चन जो वो पूछना चाहते हैं उस इंटरव्यू वीक से। ओके, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास वर्कर से वो पूछते हैं उसकी ड्यूटीज़ के बारे में, ताकि
उससे पता चल सके कि कौन सी ड्यूटीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस की रखती हैं और कौन सी फ्रिक्वेंसी के लिहाज से ज़्यादा अकर होती हैं। उस पोजीशन के बारे में पूछ रहे हैं ये, जो कि वैकेंट है, जिसके लिए आप जॉब एनालिसिस परफॉर्म करें उस वर्कर से पूछें, क्योंकि वो उस पोजीशन को सबसे अच्छी तरह जानता है। ओके, जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको एक दफ़ा रिव्यू करते हैं किसी पोटेंशियल मिस्टेक के लिए, और अगर उसके बाद एक फाइनल स्टेप आप क्या करते हैं, इंटरव्यूई को भी कहते हैं कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ या आपसे पढ़ के सुनाते हैं, जैसे भी आप चेक करवा लेते हैं, वेरीफाई करवा लेते हैं कि ये वही डेटा है जो आपसे मैंने इंटरव्यू लिया और आप यही कहना चाहते थे। एम आई करेक्ट इन दिस मैटर?